नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं कि क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 को बताने से पहले कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन होता क्या है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करती है पीपल ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, जिसमें पूरा का पूरा एजुकेशनल स्फीयर क्या करता है, वर्क करता है। पूरा का पूरा एजुकेशनल स्फीयर काम करता है, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, उन सबके लिए रूल्स और लॉज पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ही क्या किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। तो पॉलिसी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तैयार करती है। सो इसको पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 ये जो अब आई है, इससे पहले भी कुछ एजुकेशन पॉलिसीज हमारे देश में आ चुकी थी। जो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो 1968 में आई थी। इस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके टाइम पे 1968 में सबसे पहली हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में दूसरी बार एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी। उस समय इंदिरा गांधी जी के बेटे श्री राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए पूरा अच्छे से प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया था। पेस सेटिंग स्कूल्स इसमें डाले गए थे। पेस सेटिंग स्कूल्स के मैं आपको बारे में बता दूं, नवोदय विद्यालय जितने भी होते हैं इनको पेस सेटिंग स्कूल्स बोला जाता है। इस पॉलिसी में पेस सेटिंग स्कूल का भी एक रिकमेंडेशन था। फिर इस पॉलिसी को 1992 में भी रिव्यू किया गया और हालांकि कुछ बड़े चेंजेस नहीं आए, तो 1986 और 1992 की पॉलिसी एक जैसी ही है, लगभग एक जैसी ही पॉलिसी है, कुछ बड़े ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तब से लेके अब तक 2020 तक यही एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही है जो 1986 और 1992 की है। तो अब क्योंकि समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो नई एजुकेशन पॉलिसी को आने का ये एक बहुत अच्छा टाइम था। तो 2014 में 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो उन्होंने तब से ही एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का काम शुरू कर दिया था। तो एजुकेशन पॉलिसी को जो बनाने का काम था उसका सबसे पहले उन्होंने काम क्या करा, एक कमेटी बनाई। एक कमेटी का उन्होंने गठन करा जिसको हेड कस्तूरी रंजन, मिस्टर कस्तूरी रंजन, फॉर्मर इसरो चीफ थे ये हमारे, और इस समय वाइस चांसलर हैं राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NIIT के। उन्होंने कस्तूरी रंजन साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने सारे रिकमेंडेशन दिए हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के लिए। आइए अब समझते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 है क्या। सबसे पहले जो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, जो कस्तूरी रंजन साहब को जब इसका हेड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो इस कमेटी ने करा क्या, इंडिया में जितने भी पंचायत लेवल है, जितने भी ब्लॉक लेवल है, जितने भी विलेज लेवल पे सारे के सारे पंचायत, जितने भी भारत में पंचायती लेवल है, उन सब से बात करी, उन सबके हेड से बात करी और ये जाना कि भारत में क्या क्या समस्याएं एक ग्राउंड लेवल, एक विलेज लेवल पे बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद इसमें रिकमेंडेशन दिए गए। ये एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जिसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लिया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं 2014 से 2020 लगभग पूरे के पूरे 6 साल का समय लगा है और अब ये इम्प्लीमेंट होने की कगार पे, इम्प्लीमेंट हो ही जाएगी क्योंकि महामारी का एक दौर चल रहा है, वैश्विक महामारी कोविड-19 का एक दौर चल रहा है और जैसी ही ये महामारी खत्म होगी और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 2022 या 2023 में ये इम्प्लीमेंट हो ही जाएगी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, MHRD, सबसे पहला काम क्या किया, MHRD होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया। पहले ये इसी के अंदर आता था लेकिन अब सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। उसके बाद क्या क्या चेंजेस इसमें और आए, अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 10+2 सिस्टम है।
अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया है। अभी 10+2 सिस्टम है, 5+3+3+4 उसको चेंज करके कर दिया गया है। यहाँ पे स्ट्रीम्स हुआ करती थी जैसे पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स, उसको हटा दिया गया है और मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का सिस्टम कर दिया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम कर दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्ट्रीम्स को हटा दिया गया है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर दी गई है। 10+2 का सिस्टम जो था उसको हटा के 5+3+3+4 के सिस्टम में तोड़ दिया गया है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है इसमें चल रही है कि ये है क्या, 5+3+3+4 का सिस्टम है क्या, ये आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता, और अगर पता भी है तो कुछ कुछ चीजें उनको नहीं पता है। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें जो मेन चीज है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब अगर हम बात करें अभी के एजुकेशन सिस्टम की, वो 10+2 सिस्टम है, और जो आने वाला है वो 5+3+3+4 का सिस्टम है। ये सिस्टम आने वाला है और ये सिस्टम चल रहा है। अब अगर इसमें आप देखें, इस सिस्टम में जो अभी लागू सिस्टम है, प्रेजेंट का सिस्टम, और ये टू फ्यूचर वाला लिख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या है, बच्चे की जो पढ़ाई स्टार्ट होती है वो 6 साल में होती है। बच्चे की जो पढ़ाई स्टार्ट हो रही है वो 6 साल में हो रही है, मतलब 6th क्लास में बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, 6 साल में बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो बच्चे की पढ़ाई 12 इयर्स की है, 12 साल की। कैसे, 10 साल फर्स्ट से लेकर 10 तक और 2 साल और जोड़ दीजिए, 12 साल। अब अगर आप यहां पे देखें तो 5+3+3+4, 5 3 8, 8 3 11 और 4 15, 15 ईयर्स। तो यहाँ पे बच्चे की जो पढ़ाई है वो 15 साल की है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12वीं के बाद 13, 14 और 15 ऐसी कोई क्लास कर दी जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, पढ़ाई तो 12th तक ही है, पढ़ाई 12th तक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्कूल में एंट्री की एज है उसको कम कर दिया गया है। मतलब बच्चा 3 साल की उम्र में क्या कर देगा, स्कूल ज्वाइन कर देगा। 3 साल की उम्र में क्या कर देगा, स्कूल ज्वाइन कर देगा। इसका मतलब पहले क्या करता था, बच्चा 12 साल पढ़ता था, अब 15 साल पढ़ेगा स्कूल लेवल पे। या हम बोल सकते हैं कि अभी सरकार की नजरों में हम 12 साल तक रहते हैं, आने वाली एजुकेशन पॉलिसी जब इंप्लीमेंट होगी तब हम सरकार की नजरों में 15 साल तक रहते हैं। कहने का मतलब ये है, सरकार की नजर में कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि जो स्कूल होता है वो आपने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड होता है या स्टेट बोर्ड होता है, ये होता है। लेकिन स्कूल लेवल के बाद आपको क्या कर देते हैं, किसी यूनिवर्सिटी पे चले जाते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि मेरा ग्रेजुएशन सीबीएसई से हुआ है या यूपी बोर्ड से हुआ है या यूके बोर्ड से हुआ है, ऐसा आप कभी भी नहीं देखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने लग जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंडर। तो पहले 12 साल हम सरकार की नजरों में रहेंगे, और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 15 साल हम सरकार की नजरों में रहेंगे। तो आइए समझते हैं 5+3+3+4 के सिस्टम को। तो 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, पहला 5 वाला, इसको हम बोलेंगे फाउंडेशन, 5 इयर्स का है, इसको हम बोलेंगे फाउंडेशन पीरियड या फाउंडेशन स्टेज। ये 5 साल की होगी। 5+3+3+4 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5+3+3+4 है, और इसको बोलेंगे हम 5 इयर्स की जो पहली स्टेज है, इसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। अब फाउंडेशन स्टेज में क्या है, 3 साल तो बच्चा पूरी तरीके से क्या करेगा, प्लेइंग एक्टिविटीज करेगा, बिल्कुल प्लेइंग एक्टिविटीज, कुछ भी नहीं। और उसके बाद 2 साल फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, बाकी की 2 साल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। मेन चीज ये है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इस स्टेज में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अब 3 साल के बच्चा स्कूल जब जाएगा तो 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं कुछ बच्चे तो 3 साल में। तो आपने देखा होगा जब शुरू में जाते हैं तो कुछ बच्चे तो खुशी खुशी जाते हैं स्कूल, लेकिन कुछ बच्चे रोते रोते जाते हैं स्कूल, रोते हैं मैं नहीं जा रहा हूं, क्यों नहीं जा रहा हूं। तो सरकार ने देखा कि बच्चे पे स्कूल के प्रति हमें सबसे पहले एक प्यार बनाना पड़ेगा, एक स्कूल के प्रति एक जाने में उसको खुशी हो। तो कैसे हो, 3 साल उन्होंने प्लेइंग एक्टिविटीज कर दी है, मतलब स्कूल जाएगा, कपड़े गंदे करेगा और घर आ जाएगा बच्चा। और इसी के साथ साथ जब 3 साल पूरे हो जाएंगे उसकी थोड़ी बहुत मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ना भी सीखेगा, लेकिन एग्जाम नहीं होंगे।
एग्जाम है ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्लास को कब पार कर देगा उसको ये भी नहीं पता लगेगा। और क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे को कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा कि अब मेरे एग्जाम शुरू होगा, अभी तक तो हम खेल रहे थे, एकदम कुछ भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में धीरे धीरे पढ़ाई भी होगी और उसके साथ साथ बच्चा क्या चल जाएगा, फर्स्ट सेकंड क्लास पार कर देगा। उसके बाद क्या है, सेकंड जो 3 साल की स्टेज है, 3 इयर्स की, वो है प्रिपरेटरी स्टेज, उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। अब ये प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे तो कोई एग्जाम नहीं था, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे के। और इसमें कौन कौन सी क्लास में पढ़ेगा, 3rd to 5th, तीसरी से लेके 5वीं क्लास तक बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटी के साथ पढ़ाई होगी, एक्टिविटी प्लस स्टडी। तो आपने देखा फाउंडेशन स्टेज 5 साल का था, 3 साल की इसमें क्या होगी, प्लेइंग एक्टिविटीज है, 3 साल से बच्चा जाना शुरू करेगा, 3 साल की बिल्कुल प्लेइंग एक्टिविटीज है, और बाकी 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास कब पार कर जाएगा उसको पता भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम नहीं है। लेकिन अगर अगले जब वो 3 साल का जो तीसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज में जब वो पहुंचेगा, यहाँ पे इसका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, 3rd to 5th क्लास तक वो यहाँ पढ़ेगा, और एक्टिविटी के साथ स्टडी, उसकी पढ़ाई भी क्या होगी, शुरू होगी। इसमें एक चीज और है, जो पढ़ाई होगी बच्चे की वो कौन सी लैंग्वेज में होगी, या तो नेशनल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, सरकार ने कहीं भी कंपलसरी नहीं लिखा है कि सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ना है। इसका बहुत ज्यादा अपोजिशन हो रहा है कि सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है, तमिलनाडु में तो तमिल में ही पढ़ेगा, पंजाब में तो पंजाबी में ही पढ़ेगा। ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहे रीजनल में पढ़ सकता है, नेशनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहे नेशनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन सरकार ने नहीं दिया है। तो ये है मैंने स्टेजेस आपको बता दी, 5 इयर्स का फाउंडेशन स्टेज होगा और 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसमें प्लेइंग एक्टिविटी और फर्स्ट और सेकंड क्लास मेन चीज, इसमें एग्जाम नहीं होंगे और यहाँ पे एग्जाम उसके स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे के। अब हम चलते हैं आगे की स्टेजेस की तरफ। जो आगे की स्टेजेस हैं, आगे की स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें सरकार ने इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डाली है। 3rd है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज, इसमें बच्चा 6th से लेके, और ये भी 3 साल की होगी, इसमें बच्चा 6th से लेके 8th तक पढ़ेगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक इसमें बच्चा पढ़ेगा। 3 साल की ये भी स्टेज है, 6th 7th 8th 3 साल की। सबसे पहली जो चीज इसमें पढ़नी है, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना कंपलसरी होगा। किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना कंपलसरी होगा, चाहे वो आप उर्दू ले लीजिए, चाहे वो आप संस्कृत ले लीजिए, चाहे वो आप अवधी भाषा ले लीजिए, कोई सी भी भाषा बच्चा पढ़ने के, अगर इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए बस वही, कोई भी इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ना कंपलसरी होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे शुरू जो कर दी गई है वो कंप्यूटर कोडिंग। 6th क्लास से बच्चा कंप्यूटर कोडिंग करना भी सीखेंगे। जितने भी बच्चे 6th में जाएंगे उनके लिए कंप्यूटर कोडिंग पढ़ना कंपलसरी हो जाएगा। अभी कंप्यूटर कोडिंग नहीं सिखाते, बिल्कुल बेसिक सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन 6th से कंप्यूटर कोडिंग का पढ़ाना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे वोकेशनल एक्टिविटीज भी यहाँ पे क्या कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। वोकेशनल एक्टिविटीज के बारे में आपको बता दूं, वोकेशनल एक्टिविटी क्या होती है, जो पढ़ाई से अलग एक्टिविटी होती है, जैसे डांसिंग हो गई आपकी, और प्लम्बर हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, वो आप क्या कहते हैं लोहार का काम हो गया। ये सारी चीजें अगर किसी बच्चे को इच्छुक है सीखने की तो वो यहाँ पे सीख सकता है वोकेशनल एक्टिविटी। वोकेशनल एक्टिविटी का कंसेप्ट सबसे पहले गांधी जी ने वर्धा स्कीम में डाला था अपनी, जो आई थी, उसमें भी उन्होंने बच्चों को बोला था कि वोकेशनल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे, इससे क्या डेवलप होता है, बच्चे में स्किल डेवलप होता है। क्योंकि 6th क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको अभी फ्यूचर का इतना आगे का नहीं सोचते वो, बस वो इसको एक खेल की तरह सीखेंगे और उनके अंदर वो खेल की भावना के प्रति जो सीखी हुई चीजें वो बाद में एक स्किल की तरह डेवलप हो जाएगी और उससे वो अपना आगे भविष्य भी बना सकते हैं। तो वोकेशनल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी भी है और वोकेशनल एक्टिविटीज में ऐड भी कर दी गई है। साथ में बाकी जो पढ़ाई है वो वैसी की वैसी चलेगी, मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, आपकी SST हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपकी वैसी की वैसी चलेंगी।
मिडिल स्टेज 3 साल की थी, 6th से लेके 8th क्लास तक इसमें बच्चा पढ़ेगा। इसमें मेन जो 2 चीजें डाली गई हैं वो कंप्यूटर कोडिंग और वोकेशनल एक्टिविटीज डाली गई हैं। वोकेशनल एक्टिविटी का कंसेप्ट एक तो वर्धा स्कीम का भी है और एक जो जर्मन एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी, जर्मनी में भी वोकेशनल एक्टिविटीज बच्चों को सिखाई जाती है और ये सारी चीजें अभी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपकी मिडिल स्टेज की बात। अब हम आगे चलते हैं। 4th स्टेज जो है जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ये 4 साल की है। इसमें बच्चा 9th से लेके 12th तक पढ़ेगा और इसमें जैसे पिछली वाली में एक इंडियन लैंग्वेज का पढ़ना कंपलसरी हो जाएगा, इसमें कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज का पढ़ना कंपलसरी होगा। फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी जरूरी होगी। इसमें अभी में मैंडरिन एक चाइनीज भाषा है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है फॉरेन लैंग्वेज में से, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा कि लैंड डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि मैंडरिन भाषा जो हमारी चाइना की भाषा है उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी कोई सी भी भाषा एक बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज में पढ़नी पड़ेगी। हालांकि मैं इस डिसीजन का सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि जब चाइना के लोग हमारी भाषा पढ़ सकते हैं तो हमें भी उनकी भाषा पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमको, अगर हमारे बच्चे इस भाषा को पढ़ेंगे तो हमको उनकी पॉलिसीज को समझने में आसानी होगी, उनकी चीजों को समझने में आसानी होगी और हमें ये पढ़नी चाहिए। आई होप कि आगे सरकार इसको अप्रूव कर दे इस लैंग्वेज को, जैसे ही लैंड डिस्प्यूट क्या होता है रिजॉल्व होता है। तो सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो 4 साल की सेकेंडरी स्टेज होगी, 9th से लेकर 12th तक, और एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना बहुत कंपलसरी होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो नो स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम नहीं है, बहुत बढ़िया। नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं है। अब ना बच्चा साइंस का कहलाएगा, ना कॉमर्स का कहलाएगा, ना आर्ट्स का कहलाएगा। अगर बच्चे का मन है कि मेरे को साइंस से फिजिक्स पढ़नी है तो वो साइंस से फिजिक्स ले सकता है। अगर उसको कॉमर्स से अकाउंट्स पढ़नी है तो वो अकाउंट्स ले सकता है, और इधर उसका मन है कि मेरे को पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। तो जब स्ट्रीम ही नहीं है तो बच्चा ना साइंस का कहलाएगा, ना कॉमर्स का कहलाएगा, ना आर्ट्स का कहलाएगा। तो स्ट्रीम नहीं है। दूसरी चीज, जो यहाँ पे एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से होंगे। हर 6-6 महीने में क्या होंगे, एग्जाम्स होंगे बच्चे के। ये भी बहुत बढ़िया है। 6-6 महीने में एग्जाम, ये तो होते ही है, हालांकि होते ही है, लेकिन अब 6-6 महीने में एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे तो बच्चे के मन में एक डर रहेगा कि मेरे को अब एग्जाम देना है 6 महीने में। और बात करें क्रिटिकल थिंकिंग के बेस्ड, क्या होगा, पेपर होगा। पेपर क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होगा। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग का एक सवाल में जैसे देख लेते हैं कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू करी थी, 1920 में शुरू करी थी, लेकिन क्यों शुरू करी थी, ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सेकेंडरी स्टेज है वो 4 साल की होगी। फॉरेन लैंग्वेज का होना कंपलसरी होगा। 9th से लेकर 12th तक ये क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। स्ट्रीम नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम है और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड इसमें एग्जाम होंगे। 6-6 महीने में एग्जाम होंगे। तो ये स्कूल लेवल की बात रही। सबसे पहले हमने देखा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या था, बच्चे का 3 साल उसकी प्लेइंग एक्टिविटीज थी, बिल्कुल खेलेगा, गंदे करेगा कपड़े और घर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास उसकी बिना एग्जाम के कब निकल जाएगी उसको पता नहीं लगेगा। इसी तरीके से दूसरा क्या था आपका, प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या था कि बच्चे के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, नेशनल या रीजनल लैंग्वेज किसी में भी पढ़ाई हो सकती है और प्लेइंग एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी। उसके बाद हमने देखा मिडिल स्टेज में, जिसमें वोकेशनल एक्टिविटी और कंप्यूटर कोडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया और एक इंडियन लैंग्वेज को उसमें ऐड किया गया। इसी तरीके से अब हमने देखा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज हमारी 4 साल की है। इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज को ऐड किया गया, ये वाली लैंग्वेज क्या पता आगे ऐड हो जाए। और स्ट्रीम्स में नहीं है, अब स्ट्रीम बंटनी खत्म हो गई है। 11th-12th में सीबीएसई में बंटती थी, आईसीएसई बोर्ड में 9th में बंटनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब स्ट्रीम का सिस्टम खत्म कर दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम है और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड आपका पेपर होगा। ये तो रही स्कूल लेवल की बात। अब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, कॉलेज लेवल की बात करते हैं। तो 5+3+3+4 का जो सिस्टम है वो तो हमने देखा। अब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं कि ग्रेजुएशन क्या है। ग्रेजुएशन लेवल में अब अभी हमने देखा कि ना बच्चा साइंस का है, ना कॉमर्स का है, ना आर्ट्स का है, तो ना तो बीएससी रहा, ना बीकॉम रहा, ना बीए रहा।
ये तो सब खत्म ही हो गया ना, क्योंकि साइंस का बच्चा बीएससी करता था, कॉमर्स का बच्चा बीकॉम करता था और आर्ट्स का बच्चा बीए करता था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन अब 4 साल की है। ग्रेजुएशन कितने साल की है? 4 साल की है। ये मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 साल की ग्रेजुएशन करेगा कोई, 1 साल की ग्रेजुएशन करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल की कोई ग्रेजुएशन करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल की कोई करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी। और जॉब या कंपटीशन के लिए ये कंपलसरी होगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जरूरी होगा। और कोई 4 साल की करेगा तो उसको रिसर्च कहलाएगा, वो रिसर्च कहलाएगा। तो ग्रेजुएशन बेसिकली 4 साल की है। 1 साल की करेगा सर्टिफिकेट, 2 साल की करेगा डिप्लोमा, 3 साल की करेगा डिग्री और 4 साल की करेगा रिसर्च। तो जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 3 साल की आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत कंपलसरी है। और इसमें एक चीज और बता दूं कि इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है 1 या 2 साल में, तो अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है, मान लीजिए किसी की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है और 2 साल में उसका ग्रेजुएशन छूट जाता है, 2 साल बाद वो तीसरा साल नहीं कर पाता, और अगर वो बाद में करेगा ग्रेजुएशन तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे ने 2 साल का ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उसकी पढ़ाई छूट जाती है और 10 साल बाद उसका फिर से मन करता है ग्रेजुएशन को करने का, तो उसकी जो पढ़ाई स्टार्ट होगी वो 3rd ईयर से होगी। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट डाला गया है कि बच्चे का टाइम भी बचेगा और क्या होगा, उसको फिर से उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा और सीधा सीधा तीसरे साल की उसकी पढ़ाई होगी। इसी तरीके से ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन की, 6 पॉइंट पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पीजी में जैसे यहाँ पे बीएससी, बीकॉम, बीए है, तो ऐसे भी कोई एमएससी, एमकॉम, एमए सब खत्म हो चुका है, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट ही खत्म हो गए हैं तो स्ट्रीम ही खत्म हो गई है, तो क्या कहते हैं आपका पीजी भी ये नहीं कहलाएगा। पीजी आपकी 1 और 2 साल दोनों की होगी। अब 1 और 2 साल दोनों की कैसे? अगर किसी ने 4 साल की रिसर्च की है, मान लीजिए 4 साल की ग्रेजुएशन की है, तो उसके लिए 1 साल की क्या होगी? पीजी होगी। और अगर किसी ने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो उसके लिए 2 साल की पीजी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। इसी तरीके से एमफिल इन्होंने खत्म कर दिया गया है। एमफिल को खत्म कर दिया गया है और पीएचडी 4 साल की कर, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो पीएचडी 4 साल की और एमफिल की जो डिग्री थी उसको समाप्त कर दिया गया है और ये वैसे का वैसी है। तो ये थे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के कुछ रिकमेंडेशंस। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसके भी क्या है, कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। पहला हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की और इधर हम बात करेंगे नेगेटिव्स की। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। पॉजिटिव में सबसे पहले बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि 6% जीडीपी का इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। 6% ऑफ जीडीपी का एजुकेशन पॉलिसी में यूज किया जाएगा। अभी जो हाल ही में 3 या 4% यूज करते हैं, अब 6% है। तो अगर 3% है तो मान लीजिए जितना हमारा शिक्षा का बजट आता है उसका बिल्कुल डबल कर दीजिए, उतना हम इसमें यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा 6% का। दूसरा, इन्होंने स्कूल फी को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। स्कूल फीस को फिक्स कर दिया गया है, मतलब स्कूल वाले मैक्सिमम इतनी फीस ले पाएंगे, उसके बाद स्कूल फी मतलब उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब उन्होंने मैक्सिमाइज कर दिए कि मान लीजिए 100 रुपए अगर स्कूल फी फिक्स कर दिए तो इससे ज्यादा 101 रुपए भी नहीं ले सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होते हैं जो फीस को बहुत ज्यादा लेते हैं और अगर कोई एडमिशन लेने जाए तो बहुत ज्यादा उनमें दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तीसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉइंट इसमें डाला है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वोकेशनल एक्टिविटी। वोकेशनल एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पढ़ लिख तो बहुत जाते हैं लेकिन उनके अंदर एक स्किल डेवलप नहीं होता, जिसके कारण वो कहते हैं कि हमें बेरोजगारी का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से ही कुछ नहीं है आज की डेट में। हमें या तो कंपटीशन को क्रैक करना है या हमारे अंदर एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसकी वजह से हम क्या कर सके, अपने घर को पाल सके, भरण पोषण कर सके अपना। तो ये तीसरा वोकेशनल एक्टिविटी। चौथा, इसमें जो है रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, जो रिजल्ट तैयार होगा वो टीचर के द्वारा ही नहीं होगा सर। इसमें हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होंगे 7 के क्लास के, वो
टीचर्स हो गए, और ये सारी चीजें ये क्या करेंगे, सेल्फ हम खुद भी अपने आप को नंबर दे सकेंगे, टीचर भी हमको नंबर देंगे और हमारे दोस्त लोग भी उसमें नंबर देंगे। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि अगर बच्चे एक दूसरे को मार्क्स देंगे तो क्या होगा, इससे सबसे बड़ी भावना ये होगी कि एक दूसरे के प्रति इज्जत की भावना बच्चे के अंदर पैदा होगी, कि क्योंकि अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे को ये नंबर कम दे देगा, ये ज्यादा दे देगा। इस तरीके से क्या होगा, सबके प्रति इज्जत की भावना रहेगी और सब एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ रहना शुरू करेंगे, ताकि उसको पता है कि अगर मैं इससे लड़ूंगा तो ये बच्चा मुझे कम मार्क्स दे देगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें लाया गया है। पांचवा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आएंगी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज बहुत सारी, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई आपकी, ये सारी की सारी यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे हमारे बच्चों को क्या करेंगी, एडमिशन देंगी। और ये कंसेप्ट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे भी आया था, लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने उनसे 50 करोड़ की सिक्योरिटी मांगी थी, और जो कि सही भी था। क्यों, अगर एडमिशन ले दिया, पैसे ले लिए और भाग गए तो हम कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे पकड़ने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कंसेप्ट अच्छा था, लेकिन वो पुराना हो गया। अब ये यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात की है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आएंगे और उसमें हमारे बच्चे यहाँ पढ़ सकेंगे। 5 के बाद छठा, डिपार्टमेंट। यहाँ पे इन्होंने 4 डिपार्टमेंट बनाए हैं, 4 डिपार्टमेंट, अलग अलग 4 डिपार्टमेंट में पूरे उसको डिवाइड कर दिया गया है कि ये सब डिपार्टमेंटों का काम अलग अलग होगा। कोई टीचर्स का रेगुलेटरी टीचर्स को देखेगा, कोई एग्जाम्स को देखेगा, कोई रिजल्ट्स बनाएगा। तो वो 4 डिपार्टमेंट इन्होंने डिवाइड कर दिए गए हैं। और एक और है, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, जो कि 4 साल का एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगी गवर्नमेंट। और ये 4 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ये सारे टीचरों को करना पड़ेगा एक ट्रेनिंग के तौर पे। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे। फॉरेन यूनिवर्सिटी का आना, 6% जीडीपी का यूज होना, स्कूल फी का फिक्स हो जाना, वोकेशनल एक्टिविटीज का होना, सेल्फ असेसमेंट करना। सेल्फ असेसमेंट मतलब मैं खुद को कितना अच्छे से नाप रहा हूं, ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी डाली गई है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे इसके। अब हम लास्ट में चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला इसमें जो सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंग्लिश को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश कोई लैंग्वेज है उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है। बोला जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा ऊपर रखा गया है बजाय के इंग्लिश के, जो कि मेरा मानना सही है कि इंग्लिश आज की डेट में एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। हर कोई इंसान इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश तो बोल ही देता है, चाहे आप कोई से भी देश में चल जाएं। तो इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज हो गई है और इसका होना बहुत जरूरी है। हालांकि हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कोई कंपल्शन नहीं किया है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ना है या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ना है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। तो एक ये जो एजुकेशनलिस्टों के द्वारा आ रहा है कि इंग्लिश को इंपॉर्टेंस कम दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दिया गया है पावर को। सेंट्रलाइज का करने का मतलब, पहले क्या होता था, स्टेट अपनी अलग कुछ नियमावली निकाल सकता था, लेकिन अब क्या हो गया कि अगर सेंटर कोई वो निकालता है, अपना कुछ नियम निकालता है, तो स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा। तीसरा, यहाँ पे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक विरोध किया गया है कि सारी पार्टी से पूछा नहीं गया है कि कैसे एजुकेशन पॉलिसीज को, या सारे स्टेट से नहीं पूछा गया है कि एजुकेशन पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए। ये सीपीआई के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था, लेकिन क्योंकि ये विपक्ष में इस समय, तो इसका क्या कहते हैं, अपवाद होना तो बहुत जरूरी है कि विपक्ष है तो वो करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और एक और चीज जो सबसे लास्ट पॉइंट आ रहा है और सबसे ज्यादा जो निकल के आ रहा है, वो बोल रहे हैं बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है क्योंकि इंडिया क्या है, एक वाइड रेंज की, एक बहुत ज्यादा, इसका मतलब जो हेरिटेज है, इंडिया का जो हेरिटेज है वो बहुत ज्यादा क्या है कि बहुत डेंस है। मतलब आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद पूरा कल्चर या लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब थ्योरेटिकल है, इसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी ये इम्प्लीमेंट होती है, 100% होती है या नहीं होती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक और चीज ये मैं बोल दूं, यहाँ पे इंडिया में इसमें जो नेगेटिव पॉइंट आए हैं वो टीचर्स के लिए आए हैं। टीचर्स के लिए कहने का मतलब, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि वोकेशनल एक्टिविटी तो सिखाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो वोकेशनल एक्टिविटी पर सिखाएंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे। तो टीचर की कमी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट बन के आती है। तो ये सारी चीजें क्या है,
ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है और ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। लेकिन जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाला पॉइंट है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा हमारी गवर्नमेंट के लिए। तो देखेंगे कि जब ये इम्प्लीमेंट होती है तो कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होती है और नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।